नमस्कार। 24 घंटे पहले बहुत चैनलों पर बहुत सारे एग्जिट पोल्स आए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम को लेकर तमाम जो एग्जिट पोल्स की एजेंसीज हैं उन्होंने तमाम न्यूज़ चैनलों पर अलग अलग आंकड़े दिए। न्यूज़ 24 चाणक्य ने मध्य प्रदेश में 151 सीटें देकर सबको चौंका दिया और ठीक इसी तरह इंडिया टुडे माई एक्सिस ने भी 140 सीटें मध्य प्रदेश में दे दी। राजस्थान के आंकड़े, कोई बीजेपी की सरकार बनवा रहा, कोई बीजेपी की, कोई कांग्रेस की। तेलंगाना में ज़्यादातर लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी। तो एग्जिट पोल्स आने के बाद आपने न्यूज़ 24 पर तो मेरे विचार सुने ही होंगे, लेकिन चूंकि इस प्लेटफॉर्म पर मैंने 2 राज्यों के मतदान के अगले दिन अपना एग्जिट पोल दिखाया था, तो मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन करके कह रहे थे कि राजीव रंजन क्या हुआ, आपने तो ऐसा कहा था और एग्जिट पोल ऐसा आया, टुडेज चाणक्य का ऐसा आया, एक्सिस का आया। तो एक बात मैं बता दूं कि टुडेज चाणक्य बहुत बार बिल्कुल सही साबित हुआ है और एक्सिस भी बहुत बार बिल्कुल सही साबित हुआ, और ये बहुत बड़ी एजेंसीज हैं और इनके अपने संसाधन हैं और अपने इनके सोचने का तरीका है। वैज्ञानिक सेफोलॉजिस्ट हैं, वैज्ञानिक तरीके से ये कहते हैं कि एक सैंपल साइज लेते हैं, वोट परसेंटेज और सब कुछ मिला करके बताते हैं और तब ये सीटों का आंकड़ा देते हैं। तो और मैं, जैसा आपको मालूम है कि मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, गांव देहात कस्बों में हर वर्ग धर्म के लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ और उसके आधार पर अपनी राजनीतिक समझ और लोगों से बातचीत के आधार पर मैं एक मनोदशा समझने की कोशिश करता हूँ और इसके हिसाब से मेरे पास, मैंने पहले भी बताया था, ना मेरे साथ कोई गणना करने वाला व्यक्ति होता है, ना कोई सैंपल साइज है, ना मैं सिर्फ एक रिपोर्टर के तौर पे जो देखता हूँ वो बोलता हूँ। मैं ये भी आपको बताऊं कि कई बार मैंने जो कहा वो सही हुआ। हाल के कर्नाटक के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में मुझे जो लगा और मैंने बोला वो रिकॉर्ड में है, मैं इसमें नहीं जाता। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैंने जो बोला वो गलत बोला था और मेरा जो आकलन था वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। मुझे लगता था कि बहुत क्लोज कॉन्टेक्स्ट है और 200 से ज़्यादा सीटें पाना किसी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मैं कई ऐसी सीटों पर गया था कि अगर बीजेपी की इतनी ही लहर थी तो केशव मौर्य को चुनाव नहीं हारना चाहिए था। वो डिप्टी सीएम थे और बीजेपी के पिछड़ों के सबसे बड़े चेहरे थे। इसके अलावा कई जिले ऐसे थे जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का, अगर आजमगढ़ ही देखिए तो बीजेपी का खाता नहीं खुला। कई जिले थे जिसमें बीजेपी को 1-2 सीटें आई, लेकिन बहुत बड़ा इलाका ऐसा था जहां समाजवादी पार्टी गायब हो गई। दूसरे उसमें मुझे ये अंदाजा कतई नहीं था, मैंने ऐसे जोड़ा तो नहीं था, लेकिन ये अंदाजा कतई नहीं था कि बीएसपी 1 सीट पाएगी, वो भी अपनी बदौलत नहीं। बहरहाल पीछे नहीं जाते हैं, अभी की बात करते हैं। तो मुझसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई एग्जिट पोल आपने तो कुछ और बोला था और एग्जिट पोल कुछ और आए। तो मैं, एक कहावत है ना कि गलत रास्ते पर चल निकलो बजाय इसके कि जिंदगी भर दोराहे पर खड़े रहो। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, गलत रास्ते पर चल निकलो बजाय इसके कि जिंदगी भर दोराहे पर खड़े रहो। एक रिपोर्टर के तौर पर मेरी बात गलत हो जाएगी या मैंने जो देखा है, जो समझा है, जो मैंने ज़मीन पर जा करके हर जगह पता किया, लोगों से मिला, मैं 2 महीने तक 3 राज्यों में गया, तो वो मैं इस आधार पर न बोलूं कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, ये मुझसे नहीं हो सकता। गलत सही होने का मैंने कभी भी ख्याल नहीं किया है और मैं किसी पूर्वाग्रह से कभी कोई बात करता भी नहीं हूं। जो देखता हूं वो बोलता हूं। गलत हो जाऊं कोई बात नहीं, मैं स्वीकार कर लूंगा और मैं अगली बार और कोशिश करूंगा कि मैं सच के नज़दीक पहुंचूं या जो होने वाला है उसका प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से सही बैठे। तो मेरा ये कहना है कि एग्जिट पोल्स सबके अपने अपने प्रेडिक्शन है और मेरा भी प्रेडिक्शन है, और मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटें जमीन पर, मैंने नहीं देखा कि बीजेपी की ऐसी कोई लहर है जिसमें उन्हें मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटें मिले। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं। उसकी वजह बहुत साफ है। कहा जा रहा है कि लाडली बहना योजना ने 150 सीटें दिलवाई होंगी। अगर 150 सीटें मिलती हैं तो मैं ये मानूंगा कि मध्य प्रदेश की 80% से ज्यादा महिलाओं ने धर्म जाति सारे बैरियर को तोड़कर शिवराज सिंह चौहान यानी मामा को वोट दिया है और सिर्फ उनके वोटों की बदौलत शिवराज सिंह चौहान यहां तक पहुंचे हैं।
नहीं पहुंचने के और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस के ऊपर रहने के मुझे जमीन पर कई कारण दिखाई दिए, जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था, आज भी कहता हूं कि 30 साल से कम के युवाओं में आक्रोश मुझे देखने को मिला था। महिलाओं का वोट 20% अपने मन से भले चले जाए, लेकिन ज्यादातर परिवार के कहने पर ही वो वोटिंग करती हैं। और महिलाओं की कुल जनसंख्या जो मध्य प्रदेश में है, उसमें लाडली बहना योजना की जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या 40-45% से मैक्सिमम इतनी हो सकती है। ये बात ठीक है। और जो लाभार्थी हैं उसमें मुस्लिम्स भी हैं, उसमें एससीज भी हैं, उसमें ओबीसीज भी हैं, जातिगत समीकरण हर जगह के अलग अलग हैं। तो एक योजना के बदौलत कोई पार्टी की पूरी लहर आ जाए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लेकिन बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई इस तरह की लहर नहीं थी। लेकिन 2018 की जो परिस्थितियां थी, 2023 में कांग्रेस उससे ज्यादा मजबूत स्थिति में थी, पहली बात। दूसरी बात कि युवाओं में नौकरी को लेकर जो मैंने कहा, किसानों को कर्ज माफी को लेकर, और जो सरकारी कर्मचारी है वो ओपीएस को लेकर। तो ये 3 मुद्दे मुझे मध्य प्रदेश में ऐसे आज भी दिखाई देते हैं, जिसमें अभी भी मैं ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश में, हालांकि सी वोटर एक एजेंसी है जो मेरा सोचना है उसके हिसाब से उसने मध्य प्रदेश में सीटें दी हैं। आप मेरे वीडियो में देखिए, मैंने उसमें कहा है कि जो बहुमत का आंकड़ा 116 चाहिए, कमलनाथ यानी कांग्रेस पार्टी 116 से अपना आंकड़ा शुरू करेगी, 115-16 से शुरू करेगी और मैक्सिमम 128-30 तक जा सकती है। यही मैंने तब भी कहा था, यही मैं आज भी कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी से आगे रहेगी, लेकिन बीजेपी 100 के इर्द गिर्द होगी, 100 से 2-4-5 सीटें कम, 2-4-5 सीटें ज्यादा, 95 से 105। और कांग्रेस पार्टी 116-17 से लेकर 130-32 तक कहीं भी जा सकती है। कुछ एग्जिट पोल जो है ना, जैसा मैंने कहा है वैसा भी आया। अब बात करते हैं राजस्थान की। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि राजस्थान में चिरंजीवी योजना, मोबाइल की योजना, और अशोक गहलोत ने अपनी छवि के आधार पर, अपने काम के आधार पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत टक्कर दी है। और ये टक्कर ऐसी नहीं है कि जिसमें यह प्रेडिक्ट किया जा सके कि सीटों में एक कितनी तब्दील होगी। बहुत सारे एग्जिट पोल राजस्थान में बहुत कंफर्टेबली 100 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। लेकिन मैं आज भी यह मानता हूं कि राजस्थान में रिवाज की जो परंपरा है, वहां जो कॉमन वोटर है, जिसका किसी से कोई लगाव नहीं है, वो ये मान करके कि इस बार सरकार बदल जाएगी, उसने बीजेपी को वोट किया, शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। और बीजेपी की जो बागी है, उन्होंने बीजेपी का इतना नुकसान कर दिया कि बीजेपी 100 सीटों तक पहुंचते पहुंचते शायद हांफने लग जाए। मगर उसे बड़ी पार्टी के तौर पर अब भी मैं मानता हूं, और कांग्रेस किसी भी सूरत में 80 सीटों से कम पाती मुझे नहीं दिखती है। तो कुल मामला यही है कि मुझे राजस्थान में अभी भी ये लगता है कि बहुमत के इर्द गिर्द पहुंचने वाली बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी होगी। देखिए, बहुत सारे लोग, आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे जो लोग आकलन करते हैं, वो ये बताते हैं कि ये एजेंसी इतना दे रही है, ये एजेंसी इतना दे रही है, इतना परसेंट वोट, इतना वोट, पिछली बार इतना मिला था, इस बार इतना मिला है, इसलिए लगता है ऐसा है, बाकी 3 तारीख का इंतजार कीजिए। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। मुझे जो लगता है, मैं जलेबी छानने में यकीन नहीं करता। मैं सीधे सीधे जो मुझे लगता है, मैं गलत हो जाऊं इसकी कोई परवाह नहीं है। एक रिपोर्टर के तौर पर 2 महीने अगर मैं लगातार इन 3 राज्यों में गया हूं, तो जो मैंने देखा है वो मुझे बोलना चाहिए। मुझे हमेशा अंदर से ये महसूस होता है, और बिना किसी की परवाह किए कि मेरा कहा हुआ 3 तारीख को गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने जो देखा है वो ना बोलूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। तो मैं अभी भी अपनी उस बात पर कायम हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस के करीब भारतीय जनता पार्टी, और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तेलंगाना पर बात आप लोगों से नहीं हो पाई, वो इसलिए कि मैं तेलंगाना से लौट के आया, एग्जिट पोल आ गए थे, तो तेलंगाना के बारे में मैं बात न कर सका। तेलंगाना का इलेक्शन ऐसा लगता है कि बीजेपी ने एक तरह से वॉकओवर दे दिया बीआरएस को, वहां मजबूती से दे दिया, या ऐसी परिस्थितियां बन गई कि बीजेपी वहां से बिल्कुल से चुनाव से गायब हो गई। और देखिएगा उसका आंकड़ा, मुझे तो नहीं लगता कि
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से ज़्यादा सीट भी पाएगी। चौथे पर अगर भारतीय जनता पार्टी हो जाए तो कोई अचरज की बात नहीं, हो सकता है तीसरे पर रहे, लेकिन 2 अंकों का आंकड़ा यानी 10 से ज़्यादा सीटें 119 विधानसभा सीट में बीजेपी को नहीं मिलेगी। वो ये कह सकती है कि 2018 में तो हमारे पास 1 विधायक थे, हम 10 हो गए, 10 गुना बढ़े हैं, लेकिन वो इस बात का जवाब क्या देगी कि अभी 2 साल 3 साल पहले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 150 सीटों पर चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली थीं और वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, और 44 सीटें असदुद्दीन ओवैसी को, 55 बीआरएस को मिली थी। एक तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। वो उन्होंने मैं कई बार बोल चुका हूं, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता। बंडी संजय प्रदेश अध्यक्ष को हटाना उनके लिए बहुत भारी पड़ गया। और तेलंगाना में हैदराबाद का जो शहर है, 27-28 जो सीटें हैं, वहां पर तो बीआरएस और एमआईएम बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। बाकी देहात के एरिया में, ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा जबरदस्त तरीके से उछाल मारा है। 19 सीटें हैं, उनकी 2 गुना 3 गुना 54, 57, 58 तक सीटें, मुझे लग रहा है 60 सीटें वहां बहुमत के लिए चाहिए। हो सकता है कांग्रेस पार्टी 54-55 भी पाए, हो सकता है 64-65 भी पाए, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर मुझे अभी भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही तेलंगाना में बनेगी। सबसे बड़ी पार्टी, हो सकता है बहुमत से उनका ज्यादा हो। हालांकि कई एग्जिट पोल 70-75 कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बदलाव की हवा तेलंगाना में मैंने देखी थी। तो कुल मिला के मेरी समझ से मिजोरम में न कांग्रेस है न बीजेपी है, वहां की 2 पार्टियां हैं आपस में, तो उनका नहीं। लेकिन 4 राज्यों में मुझे ऐसा लगता है कि 3-1 से कांग्रेस का रिकॉर्ड हो सकता है। हो सकता है कि राजस्थान में कुछ मामला पलट भी सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे ये था कि जब एग्जिट पोल्स आ ही गए हैं और सबकी निगाहें इस बात पर लगी हैं, तो मैं भी आपको ये बता दूं और आपको याद भी दिला दूं कि पीछे जो मैंने 17 तारीख की वोटिंग के बाद 18 तारीख को मध्य प्रदेश का प्रेडिक्शन अपना किया था, 25 के बाद 26 को किया था, एग्जिट पोल 30 तारीख को आए, तो मैंने सोचा कि इनके 24 घंटे के बाद एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि मैंने इन राज्यों के बारे में क्या क्या कहा है। 3 तारीख को फिर मुलाकात होगी। अगर मैं गलत रहा तो गाली मत दीजिएगा, और अगर ठीक रहा तो शाबाशी जरूर दीजिएगा। और मैं, ऐसा नहीं है कि अभी अगला भी जब चुनाव होगा तो जो जमीन पर देख के आऊंगा वो आपको जरूर बताऊंगा, और इसका मैं कभी दावा नहीं करता कि मैंने जो देखा है वही होगा या सही होगा। मैं हमेशा ये कहता हूं मैंने ये देखा है और मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है, तो मैं ये बोलूंगा जरूर और आपको बताता रहूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन इतना जरूर है कि एग्जिट पोल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमे में खलबली मचा दी है। आज मैं दोनों के पार्टी ऑफिस गया था, दोनों पार्टियों को अलग अलग मतलब एक ही एग्जिट पोल, किसी एक एग्जिट पोल की एजेंसी पर दोनों पार्टियों में विश्वास नहीं है। मान लीजिए एक एजेंसी ने किसी स्टेट में कुछ दिया, किसी स्टेट में कुछ दिया, तो बीजेपी कांग्रेस में एक स्टेट के लिए उस एजेंसी को मान रहे हैं, दूसरे स्टेट के लिए उस एजेंसी का सही मान रहे हैं, तीसरे स्टेट के लिए उस एजेंसी, जिसके लायक जो जिसने बोला है वो मान रहा है। बहरहाल मैंने जो देखा, मैंने जो बताया आपको वो ये है। और दूसरी बात कि एक बड़ी बात मुझे जो इस चुनाव में दिखी है वो ये कि देश बाइपोलर पॉलिटिक्स की तरफ, 2 ध्रुवी राजनीति की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आप देखिएगा कि इन 5 राज्यों में तीसरी शक्ति को वोटों वो इतनी प्रभावी नहीं होगी जितनी कि ट्रायंगुलर फाइट जैसे कहते हैं राजस्थान में है। बागी है, वो बागियों की बड़ी कहानी है। बीजेपी के कुछ ऐसे बागी हैं जिसमें वसुंधरा जी के लोग थे, टिकट कट गया और उनका वरद हस्त से वो लोग चुनाव लड़े और बहुत मजबूती से लड़े। कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग हैं जो बागी हो गए और अशोक गहलोत ने वरद हस्त से वो चुनाव लड़े मजबूती से। वो राजस्थान की जब परिणाम आएंगे तब वो अंदर की कहानी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी जो परिणाम आएंगे वो इस तरह के जरूर होंगे कि 2 बाइपोलर पॉलिटिक्स देश में बढ़ रही है। तीसरा
या आप पीएम मोदी के साथ हैं या आप पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ है, आपको तय करना पड़ेगा। वोटर का मूड तय हो चुका है, ये पार्टी इधर है, ये पार्टी इधर है, हर जगह ही बट गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में फिर आम लोगों से बातचीत के साथ मैं हाजिर हूँगा। नमस्कार।